हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी लर्निंग। इस वीडियो में हम BPSE 143 की बुक जिसका नाम है भारत में राज्यों की राजनीति, इसके थर्ड यूनिट के फर्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे। तो हमारे इस यूनिट का नाम है संघ राज्य संबंध, विधायी, आर्थिक एवं प्रशासनिक। इससे पहले मैं 2 यूनिट की वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने वो नहीं देखी तो प्लीज चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप वो भी देखिए। इस वीडियो में हम थर्ड यूनिट के फर्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे। ये क्वेश्चन है हमारा, संघवाद के अर्थ को स्पष्ट करें, भारतीय संघवाद की प्रकृति की व्याख्या करें। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप व्हाट्सएप पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन, ये जो यूनिट है, ये संघ और राज्य के बीच क्या किस तरह के संबंध होते हैं, विधायी संबंध आ जाएंगे उसमें, आर्थिक संबंध, प्रशासनिक संबंध, तो ये किस तरह के होते हैं, इन पर हमें डिस्कशन करना है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि संघवाद होता क्या है, उसके बारे में बताना है, भारतीय संघवाद की जो प्रकृति है उसके बारे में बताना है। फिर इसके और में एक और क्वेश्चन है, केंद्र राज्य विधायी संबंधों का उल्लेख करें। और में एक और क्वेश्चन है, केंद्र राज्यों के बीच शक्तियों की व्याख्या करें। एंड देन इसके बाद एक और क्वेश्चन है और में, भारतीय संघ निर्माण और ऐतिहासिक कारक पर चर्चा करें। तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं, इन सबका आंसर एक ही लिखा जाएगा। ये अलग अलग टाइप से एग्जाम्स में पूछे गए हैं क्वेश्चन, तो इसलिए मैंने सारे क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हैं ताकि आपको समझ आ सके कि किस किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन सभी में हमें पहले तो संघवाद को बताना है, चाहे कोई सा भी हमारा क्वेश्चन आ जाए, चाहे विधायी ये जो सेकंड क्वेश्चन है मैं आपको बता देती हूँ। ये जो सेकंड क्वेश्चन है, चाहे ये क्वेश्चन आए, चाहे ये आए या फिर ये आए, उसमें भी हमें संघवाद के बारे में बताना है। संघवाद क्या होता है पहले उसके बारे में बताना है, फिर जो हमारे भारत में जो संघवाद है उसके बारे में बताना है, उसके बाद फिर हमें केंद्र राज्य के बीच जो विधायी संबंध है उसके बारे में बताना है। तो भारतीय संघ निर्माण और ऐतिहासिक कारक। भारतीय संविधान निर्माताओं ने भारत को राज्यों का संघ यानी कि यूनियन ऑफ स्टेट्स की संज्ञा दी। भारत के संविधान में कहीं भी संघ यानी कि फेडरेशन शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है। भारत को जो संविधान बनाने वाले लोग थे उन्होंने भारत के जो संविधान है उसमें भारत के राज्यों को संघ, राज्यों का संघ बोला, यानी कि यूनियन ऑफ स्टेट्स। ये कभी भी ये नहीं बोला कि जो फेडरेशन शब्द का यूज कहीं भी नहीं हुआ है संविधान में। संविधान निर्माण करते समय संविधान निर्माताओं के सामने भारत सरकार अधिनियम 1935 का संघात्मक सरकार का मॉडल था। संविधान निर्माता इस प्रकार की व्याख्या अपनाना चाहते थे कि जो भारतीय परिस्थितियों और जनमानस की प्रकृति के अनुकूल हो। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि जो व्यवस्था हमारे अनुकूल हो वही श्रेष्ठ है। तो इसलिए इन लोगों ने जो संविधान था हमारा उसमें संघवाद शब्द का प्रयोग नहीं किया है, यानी कि फेडरेशन शब्द का प्रयोग नहीं किया है। भारत को राज्यों का एक संघ माना है। तो इसलिए माना क्योंकि ये अगर हम सभी राज्यों को संघ कहते तो सारे जो राज्य थे वो अलग अलग हो जाते। तो राज्यों का एक संघ यानी कि यूनियन माना, एक यूनिटी माना, यूनिटी के तौर पर ये चले ताकि वो हमारा जो देश है वहाँ के जो राज्य वो अलग अलग ना हो। तो ये जो यूनियन ऑफ स्टेट जो थी एक संज्ञा, ये हमारे देश के लिए श्रेष्ठ थी, सबसे ज्यादा अच्छी थी। BR अम्बेडकर ने यूनियन ऑफ स्टेट्स यानी कि राज्यों का संघ वाक्यांश बहुत सोच समझकर रखा था। ये 2 तथ्यों को दर्शाता था। भारतीय संघीय व्यवस्था कनाडा से प्रभावित है। तो जैसे हमारे यहाँ संघीय व्यवस्था है वैसे ही कनाडा में भी संघीय व्यवस्था है, तो इसलिए कहा जाता है कि कनाडा से प्रभावित है भारतीय संघीय व्यवस्था। भारत के संघ में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत में संविधान निर्माताओं ने एकात्मक शासन के स्थान पर संघात्मक शासन को अपनाया। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। एकात्मक शासन वो होता है जहाँ पर केवल एक ही सरकार होती है, एक ही स्तर की सरकार होती है, और संघात्मक वो सरकार है, इसमें 3 तरह की सरकारें आ जाती हैं। तो पहली हो जाती है केंद्र स्तर पर, दूसरी हो जाती है राज्य स्तर पर, और तीसरी जो छोटे छोटे MLA वगैरह होते हैं वो वाली सरकारें हो जाती हैं। तो 3 तरह की सरकारें थी, इसलिए संघात्मक शासन माना। एकात्मक शासन को नहीं अपनाया क्योंकि यहाँ पर खाली एक क्योंकि हमारा देश जो था वो काफी ज्यादा बड़ा था, और अगर खाली एक ही स्तर की सरकार होती, खाली केंद्र स्तर पर होती तो अच्छे से देश नहीं चलाया जा सकता था। तो संघात्मक क्यों अपनाया, यहाँ पर इसकी बहुत सारी रीजन दिए हुए हैं जो मैंने अभी आपको बताया। फर्स्ट रीजन है विशाल भौगोलिक क्षेत्र एवं जनसंख्या। तो काफी बड़ा क्षेत्र है भारत का और जनसंख्या भी काफी ज्यादा है। फिर भूमि, कृषि तथा वन संबंधी प्रांतीय समस्याएं स्थानीय सरकार द्वारा सफलतापूर्वक हल करना।
तो जो छोटे छोटे क्षेत्रों की जो समस्याएं होती हैं वो वहाँ के लोग ही अच्छे से हल कर सकते हैं, उनको सफलतापूर्वक वहीं के लोग हल कर सकते हैं। ना कि अगर कोई एक पीएम है, वो केंद्र में बैठा हुआ है, तो वो जगह 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 की जगह, मतलब जो छोटी छोटी जगह होंगी वहां जाकर वहां के बारे में क्या हो रहा है, वहां क्या चल रहा है, उसके बारे में तो उनको नहीं पता होगा। उनको अपने एरिया के जहाँ जितना एरिया उनके पास है उसी के बारे में उनको पता होगा। जो दूर के एरियाज होंगे उनके बारे में उन्हें नहीं पता होगा, तो वो उस पर रूल कैसे करेंगे, उसके लिए नीतियां कैसे बनाएंगे और कैसे अच्छे से सरकार को चलाएंगे। तो इसलिए जो है ये संघात्मक शासन को अपनाया गया देश में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए भी। क्योंकि अगर जो पीएम है वो खाली अपने ही जो एरिया होगा उसके एरिया को कवर करेगा, उसके एरिया में अच्छी नीतियां बनाएगा, तो दूसरे एरिया के लोग तो वो करेंगे, भड़क उठेंगे और वो लोग आंदोलन करने शुरू कर देंगे। तो इसलिए शांति व्यवस्था बनी रहे। भारत में अनेक रीति रिवाज, प्रथाओं तथा परंपराओं के कारण, तो भारत आप लोगों को पता है बहुसांस्कृतिक देश है, काफी सारी परंपरा के मानने वाले लोग और धर्म के मानने वाले लोग, भाषाओं के लोग रहते हैं, तो इसलिए। अब भारतीय संघीय व्यवस्था की प्रकृति, तो भारतीय संघीय व्यवस्था की प्रकृति कैसी है इसके बारे में हम देखेंगे। भारतीय संघीय व्यवस्था विशेष लक्षण लिए हुए है। इसमें कुछ लक्षण संघात्मक व्यवस्था है, कुछ एकात्मक व्यवस्था के। तो संघात्मक व्यवस्था के लक्षण कौन से होते हैं और एकात्मक के कौन से होंगे वो हम अभी आगे पढ़ेंगे। कुछ अर्धसंघ या सौदेबाजी संघ के भी हैं। इस व्यवस्था के बारे में विभिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न मत दिए। तो नॉर्मन डी पामर ने कहा है, भारतीय गणतंत्र एक संघ है तथा इसकी अपनी विशेषताएं हैं जिन्होंने संघीय रूप को अपने ढंग से ढाला है। तो ये नॉर्मन डी पामर ने कहा था। प्रो पैली, भारत के संविधान का ढांचा संघात्मक है किंतु उसकी आत्मा एकात्मक है। तो ये जो है प्रो पैली ने कहा है कि जो भारत का संविधान है उसका जो ढांचा है वो तो संघात्मक है, लेकिन उसकी जो आत्मा है वो एकात्मक है। मतलब कि भारत में जो है एकात्मक और संघात्मक दोनों शासनों को फॉलो किया जाता है। भारत की संघात्मक व्यवस्था के 3 रूप हैं। तो पहला रूप है संघात्मक व्यवस्था यानी कि फेडरल सिस्टम, दूसरा है एकात्मक व्यवस्था इंटेग्रेटेड सिस्टम, और तीसरा है सहयोगी व्यवस्था कोऑपरेटिव सिस्टम। तो ये 3 रूप आ जाते हैं भारत की ये व्यवस्था के। तो संघात्मक व्यवस्था में सबसे पहले आएगा भारत के संविधान में निम्न संघात्मक लक्षण है। तो हम एक एक करके तीनों व्यवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे। भारत के संविधान में जो जो इन व्यवस्थाओं से रिलेटेड लक्षण दिए गए हैं या फिर विशेषताएं दी गई हैं उसके बारे में। संघात्मक व्यवस्था में सबसे पहला जो लक्षण आएगा वो है संविधान की सर्वोच्चता। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, संविधान को सर्वोच्च माना जाता है भारत में। भारत का संविधान देश का सर्वोच्च कानून है। भारत की संसद तथा विधानसभा अपनी शक्तियां संविधान से प्राप्त करते हैं। वे कानून जो संविधान के अनुरूप नहीं होते उन्हें सर्वोच्च न्यायालय अवैध घोषित कर सकता है। राष्ट्रपति, राज्यपाल तथा प्रमुख पदाधिकारियों द्वारा संविधान के अनुसार काम करने की शपथ ली जाती है। तो इस तरह से संविधान की सर्वोच्चता हो गई। अगर कोई भी कानून ऐसा बनाया सरकार ने जो संविधान के अनुसार नहीं बनाया गया है तो उसको जो सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, उसका अवैध घोषित भी कर सकता है। और जो सर्वोच्च न्यायालय है वही राष्ट्रपति, राज्यपाल जो पदाधिकारी होते हैं उनको भी नियुक्त करता है। अब इसके बाद जो दूसरा पॉइंट आएगा वो है लिखित संविधान। तो ये भी संघात्मक व्यवस्था का महत्वपूर्ण लक्षण है। लिखित संविधान है हमारा भारत का संविधान। संघात्मक शासन की पहली शर्त है ये लिखित संविधान होना। जिस राज्य में जिस भी एक तरह से हम राष्ट्र कह सकते हैं, राष्ट्र में लिखित संविधान होगा तो वहां पर संघात्मक शासन होगा। इससे संघ तथा राज्यों में मतभेद की संभावना बहुत कम रहती है। जो संघ और राज्य होते हैं उसमें जो मतभेद होते हैं उसकी संभावना कम हो जाती है क्योंकि लिखित संविधान होता है और सभी लोगों को उसको फॉलो करना पड़ता है। ऐसा नहीं होता है कि जो सरकार है अगर लिखित संविधान नहीं होगा तो सरकार अपने हिसाब से उसको बदलती रहेगी, जो कि संघ में सरकार होगी। राज्य सरकारों को इस वजह से मतभेद होगा फिर उससे। इसमें संघ व राज्यों के क्षेत्र अधिकार निश्चित होते हैं। भारत का संविधान लिखित तथा विस्तृत संविधान है। तो भारत के संविधान की काफी सारी विशेषताएं हैं जो कि क्यों भारत का संविधान इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है और इतना ज्यादा शक्तिशाली और प्रभावित संविधान है, क्योंकि भारत का जो संविधान है वो अलग अलग देशों के संविधानों को पढ़कर बनाया गया है। अब इसके बाद है कठोर व लचीला संविधान। तो कठोर संविधान भी है भारत का और लचीला भी है। संघात्मक संविधान कठोर होते हैं जिससे उनमें परिवर्तन आसानी से नहीं किए जा सकते। तो संघात्मक जो संविधान होते हैं वो कठोर होते हैं, लेकिन भारत का जो संविधान है वो कठोर भी है और लचीला भी है, क्योंकि
भारत का संविधान अमेरिकन संविधान की तरह कठोर नहीं है। तो अमेरिका का जो संविधान है वो कठोर है, क्योंकि जो है अमेरिका में भी संघात्मक व्यवस्था अपनाई जाती है, तो इसलिए भारत जो अमेरिका है वहाँ का संविधान बहुत ज्यादा कठोर है। वहाँ का संविधान में एकदम से परिवर्तन नहीं किए जा सकते। तो भारत का जो संविधान है वहाँ पर समय के अनुसार परिवर्तन किए जा सकते हैं। तो इसलिए भारत के संविधान को हम कठोर भी कहते हैं और लचीला भी कह सकते हैं। ये नहीं कह सकते कि हम मतलब भारतीय संविधान में एकदम से परिवर्तन नहीं किए जाते, समय के अनुसार परिस्थितियों को देखकर जब वो परिवर्तन किए जाते हैं। भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया तथा निर्माण में विभिन्नता है। यह यहाँ संविधान में संशोधन की विशिष्ट प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो एक प्रक्रिया अपनाई जाती है, एक प्रोसेस चलता है काफी बड़ा। तो इसलिए जो भारत का संविधान है वो लचीला संविधान भी कहते हैं हम। मतलब कि एकदम से कोई भी अधिकारी या फिर कोई भी सरकार में जो व्यक्ति होता है वो आकर नहीं बदल सकता भारत के संविधान को। उसके लिए एक बहुत लंबी प्रक्रिया होती है जिसको अपनाकर ही भारत के संविधान में संशोधन या फिर चेंजेस किए जा सकते हैं। अब इसके बाद फोर्थ पॉइंट है शक्तियों का विभाजन, केंद्र राज्य विधायी संबंध। तो केंद्र और राज्यों के बीच जो विधायी संबंध होते हैं उसके बारे में हम देख लेते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंध किस प्रकार के होते हैं। तो भारत के संविधान द्वारा महत्वपूर्ण विषय केंद्र को व स्थानीय महत्व के विषय राज्यों को दिए गए हैं। भारत के संविधान ने जो जो काम दिए हैं, जो विधायी संबंध है, विधायी संबंध का मतलब विधायी प्रक्रिया जो होती है उसमें जो केंद्र को और जो स्थानीय महत्व की जो सरकार मतलब जो राज्य होते हैं उनको क्या क्या विषय दिए गए हैं उसके बारे में है। शक्तियों का विभाजन 3 अनुसूचियों के आधार पर किया गया है। तो 3 अनुसूचियां, पहली अनुसूची हो जाएगी संघ सूची। तो संघ सूची यानी कि केंद्र सरकार। तो केंद्र सरकार को क्या क्या काम दिए गए हैं। संघ सूची में राष्ट्रीय महत्व के विषय आते हैं, जैसे कि भारत संसद को रक्षा, भारत संसद की जो रक्षा होती है, सशस्त्र सेनाएं, परमाणु शक्ति, विदेशी काम, राजनीतिक प्रतिनिधित्व, युद्ध व संधि, डाक, दूरभाषा संचार, रेल, बंदरगाह, हवाई मार्ग, सिक्का, विदेशी विनियमन, विदेशी ऋण, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई, नागरिकता व जनगणना आदि विषयों पर कानून बनाने का अधिकार। तो ये सारे जो विषय अभी मैंने लिए राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं, और इन सभी विषयों पर भारतीय सरकार को, जो भारत में केंद्र सरकार है, उसको कानून बनाने का अधिकार है। अब इसके बाद आती है हमारी राज्य सूची। तो राज्य सूची 7वां संविधान संशोधन यानी कि 1956 में होता 7वां संविधान संशोधन, उसके द्वारा संपत्ति का अधिग्रहण संबंधी प्रविष्टि को राज्य सूची से हटाकर 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा राज्य सूची के विशेष शिक्षा हटा दिया गया। अच्छा सॉरी, ये जो संपत्ति का अधिकार था इसको 7वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया है। राज्य सूची में था ये, लेकिन अब उसको पहले 1956 में इसको हटा दिया गया है, अब ये राज्य में नहीं है। अब उसके बाद 42वें संविधान संशोधन द्वारा 42वें संविधान संशोधन किया गया, और उसके द्वारा जो है राज्य सूची के जो विषय है वो है शिक्षा, वन, जंगली जानवर, पक्षियों की रक्षा, और नापतोल हटा दी गई थी तथा संवती सूची में शामिल कर दिए गए थे। तो ये सारे जो विषय जो मैंने अभी बोले हैं, शिक्षा, वन, जंगली जानवर, पक्षियों की रक्षा, नापतोल, ये सारे विषय जो है वो संवती सूची में डाल दिए गए हैं। 3 सूचियां होती है, पहली होती है संघ सूची, दूसरी होती है राज्य सूची, तीसरी होती है संवती सूची। तो ये सारे विषय भी जो है राज्य सूची में थे जो मैंने अभी बताए हैं आपको, लेकिन 42वां संविधान संशोधन करके ये सब भी राज्य सूची से हटा दिए गए हैं और संवती सूची में डाल दिए गए हैं। अब राज्य सूची के अंदर क्या क्या विषय आते हैं। तो प्रमुख विषय राज्य सूची के आते हैं पुलिस, न्याय, जेल, स्थानीय प्रशासन, सार्वजनिक स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई, सड़कें। इन विषयों पर कानून बनाने का काम राज्य विधानमंडल का है। तो ये सारे यहाँ से लेकर यहाँ तक जो भी विषय हैं, सभी पर राज्य सरकार जो है वो कानून बना सकती है, या फिर हम कह सकते हैं राज्य विधानमंडल कानून बना सकती है। अब इसके बाद है संवती सूची। तो संवती सूची में कौन कौन से विषय आते हैं। इस सूची में वे विषय आते हैं जिस पर केंद्र सरकार व राज्य सरकार दोनों ही कानून बना सकती हैं। तो इसलिए इस सूची का नाम है संवती सूची। संवती सूची के खास विषय फौजदारी, फौजदारी है, विधि और विधि निर्माण की प्रक्रिया, विवाह विच्छेदन, कारखाने, श्रमिक संघ, शिक्षा, औद्योगिक विवाद, सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक बीमा, जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन, वन, जंगली जानवर व पशुओं की रक्षा तथा नापतोल आदि। तो ये सारे विषय जो हैं ऐसे विषय हैं जिन पर राज्य सरकारें भी कानून बना सकती हैं, केंद्र सरकारें भी कानून बना सकती हैं। लेकिन एक इसमें ट्विस्ट है कि अगर केंद्र सरकार ने इन विषयों पर पहले कानून बना दिए तो फिर राज्य सरकार जो है इस कानून को नहीं बदल सकती है।
तो यहाँ पर यही है, इन विषयों पर केंद्र व राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन अगर केंद्र और राज्य में मतभेद हो तो केंद्र द्वारा जो बनाया गया कानून है वो माना जाएगा। यानी कि अगर पहले केंद्र सरकार ने कानून बना दिया गया है तो वही कानून माना जाएगा। जो राज्य सरकार है उसका कानून नहीं माना जाएगा अगर केंद्र और राज्य में मतभेद हो। केंद्र राज्य में मतभेद होंगे तभी ऐसी स्थिति आएगी, वरना तो नहीं आएगी। अब इसके बाद है अवशिष्ट शक्तियां। तो कुछ अलग से शक्तियां भी हैं जिनके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। अमेरिका, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया में अपशिष्ट शक्तियां राज्यों को प्राप्त हैं, लेकिन भारत व कनाडा में अपशिष्ट शक्तियों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र को प्राप्त है। तो ये सारे जो देश हैं, अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इसमें जो अपशिष्ट शक्तियां आती है उन पर राज्य सरकारें कानून बनाती है, लेकिन हमारे भारत में अपशिष्ट शक्तियों पर जो अलग से एक्स्ट्रा पावर्स होती हैं उन पर जो है हमारी केंद्र सरकार ही कानून बनाती है। भारत में कुछ विशेष परिस्थितियों में आर्टिकल 249, आर्टिकल 250 और आर्टिकल 252 के तहत संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। तो ये जो आर्टिकल्स हैं इनमें जो जो विशेष स्थितियां हैं या फिर विशेष परिस्थितियां हैं इन पर कानून केंद्र सरकार ही बनाती है। अब है न्यायपालिका की सर्वोच्चता। तो ये हमारे संघ की एक और इम्पोर्टेंट चीज है। जो न्यायपालिका होती है उसकी सर्वोच्चता होती है। भारत के संविधान में स्वतंत्र तथा निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था है। सर्वोच्च न्यायालय संविधान की व्याख्या व रक्षा करते हैं और विधियों की संवैधानिकता से जांच करते हैं। संघीय शासन व्यवस्था में न्यायपालिका सर्वोच्च होती है तथा वह कार्यपालिका व विधायिका को के प्रभाव से मुक्त होती है। तो ये संघीय जो व्यवस्था होती है उसकी इम्पोर्टेंट एक तरह से हम कह सकते हैं विशेषता है। अब है द्विसदनात्मक विधायिका। तो संघात्मक शासन व्यवस्था में देश की विधायिका के 2 सदन होते हैं। द्विसदनात्मक विधायिका होती है जो संघात्मक शासन व्यवस्था होती है। पहला सदन मतलब 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा होती है, एक राज्यसभा होती है। जैसे कि हमारे भारत देश में 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा में जनता को प्रतिनिधित्व दिया जाता है जबकि राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व दिया जाता है। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम इस यूनिट का नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे जो कि नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स।